स्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को 35 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। स्वाभाविक रूप से जिसके पास जिस क्षेत्र की विशेषज्ञता होगी और जिस क्षेत्र में प्रकृति ने उसे उसके अनुकूल बनाया होगा, उसके लिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ना उतना ही आसान होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से कृषि और कृषि अनुसंधान के देश से प्रकृति और परमात्मा की कृपा का एक प्रदेश है। हमारे पास विस्तृत कृषि भूमि है, हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, कृषि भूमि अत्यंत उर्वरा है और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसकी 86% से अधिक भूभाग सिंचित है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ प्रकृति और परमात्मा की ये कृपा और दूसरी ओर यहां पर कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का एक बेहतरीन संजाल। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से संचालित कर रही है, 5वां कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रदेश के अंदर पहले से ही कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और 15 से अधिक कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थान प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्रदान करते हैं। इस सब के बावजूद अभी तक हमारी जो प्रगति है, हमारे अन्नदाता किसानों की जो स्थिति है, वह बहुत चौंकाने वाली तथ्य प्रस्तुत करता है। प्रदेश के बामुश्किल 25 से 30% किसान ही ऐसे हैं जो वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के इन कार्यों को प्रभावी ढंग से अपनी खेती में लागू कर पा रहे हैं और उसका परिणाम भी है। मैं बार बार जिस बात को कहता हूं कि यह सच है कि देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह भी सच है कि देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है और यह भी सच है कि देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का इस 11% भूमि पर हम लोग 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की भूमि की समतलीकरण को देखते हुए, उसकी उर्वरता को देखते हुए, जल संसाधन को देखते हुए अभी इससे 3 गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है।
कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है। हमें भारत के अनुरूप, यहां की जलवायु के अनुरूप, यहां की मिट्टी के अनुरूप उस प्रकार के शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें लगातार प्रयास करने होंगे और मैं मानता हूं ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर छुपी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है। लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है? इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केवल 2047 को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। हमने 2 वर्ष में क्या अचीव करना है। हम केवल 2047 की बात करें और 2027 की बात न करें, 2029 की बात न करें, 2035 की बात न करें, तो यह पब्लिक को अपील नहीं कर पाएगी। पब्लिक को अपील करने के लिए हमें दोनों देने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या हमारा लक्ष्य होगा, मीडियम का क्या लक्ष्य होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें एक साथ चलना होगा। मैं अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों से, कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थानों से और कृषि विज्ञान केंद्रों से भी कहूंगा कि वे इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। हमने यहां पे इजराइल की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस समय उन्होंने तकनीकी सहयोग हमें किया था। यहां के वैज्ञानिकों ने उनके साथ प्रशिक्षण लेकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन वो एक तक सीमित न रहे। उसका एक्सटेंशन क्या है, हमें उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अगर यह कार्य इजराइल कर सकता है तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते?
हमने उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया? हम आज भी लकीर के फकीर बनकर के कब तक यहां के किसानों को खेती बाड़ी से प्लान करने के लिए ही मजबूर होते देखते रहेंगे? इन सभी स्थितियों को हमें देखना होगा। दूसरा, हमें उस फील्ड को भी तलाशना होगा कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय भारी बारिश होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के लगभग 15-16 जनपद ऐसे हैं जहां पर एवरेज से कम बारिश हुई है। अगल बगल के कुछ राज्यों में जहां पहले बारिश कम होती थी वहां भारी बारिश हो रही है। इन स्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? बहुत बार किसान इंतजार करता रहता है, बारिश होगी बारिश होगी, तब हम धान की रोपाई करेंगे, तब हम इस फसल को लेके आगे बढ़ेंगे। और अंततः होता क्या है, जब हम देर में अगर कोई भी फसल 1 महीने लेट होगी तो ये मान के चलिए कि बीज अगर वही पुराना है तो लेट होने का परिणाम क्या है, उसकी 30% तक प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। हमने क्या लेट वैरायटी के लिए उसको तैयार किया? हमने उस प्रकार के बीज की उपलब्धता के लिए और उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया, क्योंकि किसान तो बीज देखता है, बहुत बार उसको उसकी जानकारी नहीं होती है, तो बीज देख करके तय कर लेता है कि साहब ये सब एक जैसा है, ठीक है, ये सभी चीजें उसके सामने तय होती हैं। वह बीज देख करके उसी ढंग से उसकी बुआई कर लेता है, उसकी रोपाई कर लेता है। अगर हम उसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से समय पे सही जानकारी नहीं देंगे और डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उसको बताएंगे नहीं कि देखिए इस कृषि क्षेत्र में इस विकास से, इस बीज के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है, इसका प्रोडक्शन इतना लिया जा सकता है, उसको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि वह आज भी अगर अपनी पुरानी रणनीति के तहत पुरानी तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए मजबूर है, इसलिए क्योंकि हमारी पहुंच उस तक नहीं हुई या हम उसे अपने केंद्रों तक लाने में विफल रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि आज भी है। आप याद करिए, लगभग 3 करोड़ किसान अकेले कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि के बाद जो दूसरा सेक्टर हमारा है जो सर्वाधिक रोजगार दे रहा है वह एमएसएमई का सेक्टर है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। और फिर अलग अलग सेक्टर में फिर लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोजगार अपने अनुसार अर्जित किए हैं। कृषि यह लोगों के प्लान का कारण न बने, बल्कि कृषि लोगों के जीवन में खुशहाली का माध्यम बने। और यह तभी संभव है जब हम इस क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान का लाभ एक अन्नदाता किसान को दे पाएंगे। आज यहां पर आप सभी कृषि वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं इनसे संबंधित यहां पे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपकार के 35 वर्ष की इन उपलब्धियों के साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे, उसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचाएंगे और आगामी विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होने वाली है, उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की कृषि
और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो, वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। इसमें और कुछ बहुत कुछ किया जा सकता है। इन सभी पक्षों को लेकर के आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा होगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उपकार को 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उपकार उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में अपने विशिष्ट शोध और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अवश्य उपकार करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।